पिताजी भी लड़ते थे, तो तब मैं भी लड़ रही थी एक दंगल में, और मेरा भाई भी लड़ रहा था बड़े वाला, और छोटे वाला भी लड़ रहा था, वो तो इतना सा था। तो उस दिन मेरे पापा ने पहलवानी छोड़ी थी। फिर मेरे पापा दंगलों में जाते थे जांग लंगोट लेके, और हमारी पट्टी की दुकान थी एक, तो मेरे पापा पट्टी भी करते थे। तो उसके बाद में उन्होंने अपनी पट्टी की दुकान छोड़नी पड़ी, उसके बाद वो मेरे साथ लगे। दंगलों में जाना छोड़ना पड़ा, जो अकेले से जाते थे वो मान लेके सिर्फ फिर मुझे लेके जाने लगे। अंकल थे तो उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए दूंगा अगर इसने मेरे लड़के को हरा लिया। तो उससे कुश्ती हुई, तो तब मेरे पास 3000 रुपए आए थे लाइफ में पहली बार, और वो 3000 3 लाख के बराबर थे मेरे लिए। पर लेकिन मेरे पापा ने एक दिन मेरे भाई के साथ मेरी कुश्ती कराई, तो मैंने उसको ही हरा दिया, और उसको देख देख के मैं करती थी। अच्छा। थे जैसे पेपर होते थे, सबके क्वेश्चन आते थे, तो मैं एक दिन वैसे ही मैंने कहा भगवान, मतलब मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ, तो मैं भगवान से कह रही, मैंने कहा भगवान एक दिन ऐसा हो कि मेरा भी आवे कि दिव्या काकरान ये ऐसे खेलों में पदक जीता, कौन से खेलों में पदक जीता। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ही बोल दिया, और अब सच में जब आता है तो मेरे पास तेरे सपनों की जिम्मेदारी तेरे बूते ही है, तेरे सपनों की जिम्मेदारी तेरे बूते ही है। जो परिंदे हौसलों से उड़ते हैं वो एक दिन फलक छूते ही हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं मोहित पवार अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी में आपको दिखाऊंगा एक कहानी जहां सपने पूरी करती है एक लड़की, कैसे, जिद से, हौसलों से और कड़ी मेहनत से। वो कौन है, आइए उनसे आपको मैं मिलवाता हूँ। वो हमारे देश की एक इंटरनेशनली फेम्ड रेसलर है, और उनसे बात करते हैं उनकी कहानी क्या है। बहुत बड़ी पहलवान देश की, हमारे इंडिया की, बल्कि रादर आई वुड से वेस्ट यूपी की, बल्कि मेरे कर्म भूमि मुजफ्फरनगर की वो पहलवान है। आइए मिलते हैं दिव्या काकरान मैम से। दिव्या काकरान मैम, आपका मेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप कैसी हैं? आप? मैं बढ़िया हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास जी। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, अर्जुन अवार्डी, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट और एशियन गेम मेडलिस्ट, और नेशनल्स में पता नहीं अनेकों बार मेडल जीतने वाली ये है दिव्या काकरान। और इनको शायद हमारे देश की दंगल क्वीन बोला जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं सही बता रहे हो आप। मैं सही बोला जी। तो मुजफ्फरनगर के पुरबानियान से यहां तक का सफर कैसा रहा, शुरुआत कैसे हुई, मैं थोड़ा जानना चाहूँ। बहुत ही ज्यादा संघर्ष रहा है मेरी जिंदगी में। ये तो मैं इंटरव्यू में क्या, ये एक मूवी में भी नहीं आ सकता है जितना संघर्ष मैंने और मेरे माँ बाप ने किया है। तो गांव से शुरुआत हुई थी, जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, मैं फर्स्ट या नर्सरी ऐसी किसी क्लास में पढ़ती थी। पर गांव का माहौल मेरे पापा ने पहले ही देख लिया था कि इतनी सुख सुविधा नहीं थी गाँव में। तो फिर हम छोटे छोटे ही थे, तो हम दिल्ली आ गए थे, और तब मेरा भाई पहले पहलवानी करता था, उसके बाद धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर मैंने शुरुआत कर दी थी कुश्ती की। अगर मैं गलत नहीं हूं, जैसा होता है अक्सर लोगों की मानसिकता, बनाना चाहते थे भाई को पहलवान, और एक दिन आपके घर में बैठ के कुछ बहस हुई, आपके पूरा परिवार बैठा, तो उस वाक्य के बिना आपकी कहानी अधूरी है। क्योंकि मुझे पता है कि लड़कियों को जल्द से बॉक्सिंग और रेसलिंग में नहीं भेजा जाता। तो मैं थोड़ा उसमें जानना चाहूंगा, अगर संघर्ष की बात चली भी है तो। बस ये है कि ऐसा मुझे भी नहीं पता था कि मैं पहलवान बन जाऊंगी, मैं पहलवानी करूंगी। मैं सिर्फ स्कूल से बचने के लिए अखाड़े में जाती थी, और मैं धीरे धीरे अच्छा करने लगी। मुझे बस स्कूल से बचना था, इसलिए मैं अखाड़े में जाती थी। पर लेकिन मेरे पापा ने एक दिन मेरे भाई के साथ मेरी कुश्ती कराई, तो मैंने उसको ही हरा दिया, और उसको देख देख के मैं करती थी। अच्छा। पर लेकिन वो जेनेटिक कितने मजबूत थे, मतलब मेरे परदादा ने करी है, फिर दादा ने करी है, फिर मेरे पापा ने करी है, चौथी पीढ़ी हम हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे बहुत ही अच्छा करने लग गई। तो डाइट की कमी बहुत ज्यादा होती, जैसे गर्मी होगी तो मेरी नाक से बहुत ज्यादा खून आया था एक दिन। तो नक्सली छूट गई थी क्योंकि वो इसलिए क्योंकि दही नहीं मिल रही थी, और मतलब कुछ खान पान नहीं मिल रहा था अच्छे से। तब पापा ने बोला था कि दिव्या को पहलवानी कराएंगे। पर लेकिन जैसे माओ का मोह ज्यादा लड़कों में होता है, और मेरा भाई पहले से कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी गलत बात है कि जो नया बच्चा कर रहा है उसको करा रहे हैं, और जो पहले से कर रहा है उसको मना कर रहे हैं। पर मेरे भाई ने बहुत संघर्ष किया। मेरे भाई ने कहा ठीक है कि मेरी बहन पहलवानी करेगी, और फिर पूरा परिवार मेरे पीछे लग गया मुझे पहलवान बनाने। जल्द ब्याह दो। आपकी दादी का कहना था कि अगर हम रेसलिंग कराएंगे बिटिया को, तो रेसलिंग का और खबर एक आपके कानों का बड़ा ही तरह से 36 कारण रहता है। रेसलर्स के कान अच्छे नहीं पाए जाते जी, एक कंसर्न था। लेकिन फिर भी आप आज, मैं इसलिए ही आपको बता रहा हूँ, आप इनकी स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी। आप यकीन नहीं करेंगे, आज ये इस वक्त लोग कहते हैं कि खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। क्या आप इससे सहमत हैं?
नहीं, देखिए सबका अपना अपना फील्ड है, सबका अपना। जो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी देखो कोई गलत चीज नहीं है, पढ़ाई भी करनी चाहिए और उसके साथ साथ गेम भी करना चाहिए। हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि हमारे मतलब दिमाग को चलाता है मतलब। और अगर हम रेसलिंग कर रहे हैं, कोई भी गेम कर रहे हैं, तो हमें पढ़ाई भी जरूर करनी चाहिए। मुझे आज कितने नुकसान भी हो रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ी, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। लेकिन हमारे स्टार है, नहीं, वो स्टार हूँ पर लेकिन थोड़ी थोड़ी मतलब आनी चाहिए। ऐसे तो मैं पढ़ी हूँ पर जितना पढ़ना चाहिए था। और जब मैंने स्टार्टिंग करी तो देखिए आज सब बोलते हैं मेरी पोती है, जिनको मैं जानती भी नहीं वो भी बोलते हैं मेरी पोती है, मेरे साथ खेली है, मैंने इसको खिलाया है, कितने ये बोलते हैं। तो जब स्टार्टिंग करो बस हमें अपने माँ बाप पे भरोसा करना चाहिए, अपने गुरु पे। ये 3 लोग क्या बोल रहे हैं सिर्फ इस पे फोकस करो, बाकी दुनिया पे और बाद में पूछना चाहूंगा, वही पुराना रोग क्या कहेंगे लोग जी। इस रोग को आप भी कभी सामना हुआ घर में, परिवार में? भाई मैं जब आप रेसलिंग करने लगी तो जल्द से स्वीकार नहीं करता समाज की, भाई देखो लड़की कैसे लड़कों वाले खेल खेल रही है। वैसे भी हम गांव से आते हैं, बदलाव आया है लेकिन कुछ फेस करना पड़ा, वही पुराना रोग? नहीं, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा। मेरे पापा को बोलते थे कितने लोग, मेरे से ज्यादा मेरे पापा ने फेस किया है। ये बोलते थे अगर पैसे की जरूरत है तो हमसे ले ले, पर लेकिन लड़की को मत लड़वा, इस तरह के बोलते थे। और मेरे दादी दादा खुद ये बोलते थे कि कल को इसकी शादी भी नहीं होगी, इसके कान टूट जाएंगे, या कहीं चोट लग गई तो फिर कैसे होगा, क्योंकि कितने के कमर में, किसी के पैर में कुछ लंबी चोट लग जाती है। तो और गांव में मतलब मम्मी पापा की बहुत ज्यादा थू थू हो रही थी कि लड़की को पहलवानी करा रहे हैं, कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है, निक्कर पहनना पड़ता है, तो इसके लिए मेरे दादा दादा को बोलते थे। उन्होंने पापा को बोला पर पापा ने फोकस नहीं किया उनकी बातों पे, और जिस कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। अब आप देख सकते हैं, लोग कहते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो बनेगा खराब। अब ये उल्टा हो गया है। अब उल्टा हो गया है। अब आजकल अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो सरकार भी, गवर्नमेंट भी आपको जॉब देती है। अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप मेरे ख्याल से एक अच्छे विजिटेड पोस्ट पर जा रही हैं, और हर आदमी चाह रहा है कि दिव्या, मैंने दिव्या को पढ़ाया है, दिव्या मुझे जानती है। वही है, जब सूरज उग रहा होता है तो 70 मिल जाते हैं उससे आंख मिलाने वाले, लेकिन जब सूरज अपने चरम पर पहुंच जाता है तो उससे कोई आंख नहीं मिला पाता। तो इसके लिए तालियां होती हैं, तालियां हो जाती। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब की मैट की कुश्ती और वो 2009 से शुरुआत करेगी कुश्ती में थोड़ा अंतर मुझे दिखता है, क्योंकि अब तो बच्चों के पास सुविधाएं भी हैं, यहाँ लड़कियां भी बैठी हैं बहुत सारी। अगर कह दें कि भाई मुझे कुश्ती करनी है, बहुत बदलाव आया है। एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा आपका वाक्य, क्योंकि मैंने बड़ी तल्लीनता से आपकी बायोग्राफी देखी है। रामपुर वाले वाक्य के बिना आपकी जो स्टोरी पूरी नहीं होती। जी जी जी। कहाँ से शुरुआत करी थी आपने, क्योंकि ये बच्चे जाने, क्योंकि अब तो ये सीधा मैट पे आ गए। आपने मिट्टी से शुरुआत करी, और कैसे शुरुआत करी, एक लड़की होने के कारण आपको क्या क्या करना पड़ा? अगर मैं गलत नहीं तो आपने कम से कम 100-200 लड़कों को मैदान में मैट पे पछाड़ा है। लड़कों को, लड़के तो अलग हैं। तो लड़ाई किससे थी? विरोधी से थी, खुद से थी, समाज से थी। तो उस वाक्य को थोड़ा अगर आप ऐतराज ना करें तो बता सके। हाँ जी, जब शुरुआत हुई थी। देखिए कि मैंने जैसे कि बताया कि हमारे घर की स्थिति बहुत ही मतलब हल्की थी, मतलब किसी चीज की सुख सुविधा नहीं नोट थी, कर लीजिएगा ये, किसी भी चीज की, ना दूध था ना घी था, और बादाम की तो बहुत दूर दूर का रास्ता, कहीं आता ही नहीं है बादाम। ये तो बच्चे आजकल 50-50 हजार के आईफोन पे गेम खेलते होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 30-30 हजार के तो खेलते होंगे। अब आपके सामने एक ऐसी लेडी बैठी हुई है, देखो कहाँ से शुरुआत करी और आज ये बहुत बड़े पोस्ट पे है। चलिए नेक्स्ट आप कैरी ऑन करिए। तो ना बादाम था ना दूध घी, ऐसे कुछ सुविधा नहीं होती थी। तो दंगल लड़ने जैसे स्टार्ट करे तो लड़कियों से कुश्ती होती थी पहले मेरी, तो सिर्फ दंगल में 30 रुपए आ गए या 20 रुपए आ गए लास्ट। और ज्यादा मतलब मेरे पापा सारे में घुमाते थे, तो एक दो से बोलते थे भाई लड़की ने कुश्ती लड़ी है। तो आपने देखा भी होगा कि जब मेरी झोली भरी रहती थी तो वो लड़कों के साथ जब मैं लड़ती, तो जब मैं लड़कियों के साथ लड़ती 20 रुपए 30 रुपए आ रहे थे तो हमारा किराया लग जाता था। तो फिर मैंने पापा से बोला, तो एक रामपुर दंगल में गए हम, तो वहां पे लड़की नहीं आई, तो कभी 100 रुपए कभी 50 रुपए मिल जाते थे। तो उस दंगल में गई तो वहां पे तो कुछ मिले नहीं, ऊपर से इतनी दूर से आए थे। तो फिर पापा बोले कि लड़के के साथ कुश्ती लड़ेगी, मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं। तो एक लड़के के साथ कुश्ती लड़ी, तो जो उसके पापा वहीं पे थे मतलब अंकल थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपए दूंगा अगर इसने मेरे लड़के को हरा लिया। तो उससे कुश्ती हुई, तो तब मेरे पास 3000 रुपए आए थे लाइफ में पहली बार, और वो 3000 3 लाख के बराबर थे मेरे लिए। देखिए कितने लड़कों को आप तक आप पटकने दे चुके हैं मैट पर? वो तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कितने लड़कों को। अभी ऐसा हुआ किसी लड़के की लड़ाई हो गई और आपको ले गया हो कि भाई इस लड़के को फिट करना है? नहीं, लड़की तो लेके गई है, लड़के नहीं लेके गए। मजाक नहीं, मुझे बहुत गर्व होता है क्योंकि मैं खुद, मेरी कर्म भूमि मुजफ्फरनगर है। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक और क्वेश्चन, आज तक के सफ़र में किसका सबसे ज़्यादा साथ रहा जो आपके पीछे खड़ा रहा दीवार बनकर कि भाई उसके बिना ये सफ़र मुमकिन नहीं था?
देखिए ऐसा कोई एक इंसान नहीं है मेरी लाइफ में। जी। मेरी लाइफ ही ऐसी है, जो मेरे साथ लगता है उसका करियर पहले खत्म हो जाता है। अच्छा। वो चाहे मेरे पिता हो, मेरा भाई हो, मेरे दोस्त हो या मेरे हस्बैंड हो, जो मेरे साथ लगेगा पहले उसका फ्यूचर खत्म होता है जब वो मेरे साथ लगता है। जब मेरे पिताजी मेरे साथ लगे तो उस टाइम पे वो जांग लंगोट का, पहले वो कुश्ती लड़ते थे खुद, वो उस आप उम्र बता में भी सकती हैं वो इनके उस पिताश्री, हाँ जी मतलब मैं खुद कहता हूँ, मैं इनके पिताश्री वो भौतिक संसाधन या फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं मैं थी। बताऊं मैं हाँ बताऊं जी। तो जब मेरे पिताजी भी लड़ते थे तो तब मैं भी लड़ रही थी एक दंगल में, और मेरा भाई भी लड़ रहा था बड़े वाला, और छोटे वाला भी लड़ रहा था, वो तो इतना सा था। तो उस दिन मेरे पापा ने पहलवानी छोड़ी थी। फिर मेरे पापा दंगलों में जाते थे जांग लंगोट लेके, और हमारी पट्टी की दुकान थी एक, तो मेरे पापा पट्टी भी करते थे। तो उसके बाद में उन्होंने अपनी पट्टी की दुकान छोड़नी पड़ी, उसके बाद वो मेरे साथ लगे। दंगलों में जाना छोड़ना पड़ा, जो अकेले से जाते थे वो माल लेके, सिर्फ फिर मुझे लेके जाने लग गए। फिर जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, पहले मट्टी कुश्ती लड़ते थे, पर मट्टी में फ्यूचर नहीं है। सिर्फ मट्टी में हमें गांव वाले जान सकते हैं, हम जिस जिस जिले में जाते हैं वो जान सकते हैं, पर मैट एक ऐसी चीज है कि हमें पूरा भारत, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हमें जान सकता है, और इसके कारण ही आज कुश्ती इतनी ऊपर है। जान सकता नहीं, जानता है। हाँ जी। कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी बर्मिंघम में गेम्स हुए थे 2022 में, आप मेरे ख्याल से शायद वहाँ पे ब्रोंज मेडल लेके आए थे अपने बार में। और मेरे कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल है, और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड है। मेरा अगला क्वेश्चन यही होगा, कौन से फादर साहब के सपने पूरे कर चुके जो अभी पूरा बचा हुआ है कि हाँ साहब ये मेडल मुझे लाना है? अभी ओलंपिक का ही है, उनका भी सपना यही है, मेरा भी सपना यही है, तो ओलंपिक का ही है। तो जब वो मुझे ले जाते थे, फिर उसके बाद में मेरे भाई को बोल दिया उन्होंने कि क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया तो वो मुझे कराता था, फिर मेरे भाई को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपनी रेसलिंग छोड़नी पड़ी। छोड़ तो पहले ही दी थी, फिर भी थोड़ी थोड़ी करता था, फिर बिल्कुल छोड़नी पड़ी। तो 2011-12 से लेके उसने 16-17 तक कराई। फिर मेरी दोस्त नीना, उसके पेपर थे, उसने अपने 3 साल के पेपर छोड़, क्योंकि मेरे कॉमनवेल्थ गेम्स था, फिर एक बार पैर में चोट थी, और फिर दोबारा मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स थे। तो फिर अब सचिन, जिनके साथ मेरी भी मंगनी हुई है, फिर शादी हुई है। शुभकामनाएं। यू रिसेंटली गॉट मैरिड, अभी इनकी शादी हुई है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। तो जब मैं सचिन के साथ हमारा रिश्ता हुआ, उसके बाद इन्होंने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी, तो ये एक टाइम की प्रैक्टिस नहीं छोड़ते थे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई त्योहार हो या कुछ भी हो, या ये खुद बीमार हो, ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ते थे। जब ये मेरे साथ लगे तो इनको भी, अभी अपनी सुबह प्रैक्टिस छोड़ गए या पहले मेरे को लेके आए हैं। तो एक पहलवान को बनाने में ना पूरे परिवार का सहयोग चाहिए, पूरे परिवार का त्याग चाहिए, और तभी कोई पहलवान, कोई रेसलर बनता है। और जब मैं स्कूल में जाती थी तो जैसे पढ़ते हैं तो सबके वो आते थे, जैसे पेपर होते थे, सबके क्वेश्चन आते थे। तो मैं एक दिन वैसे ही, मैंने कहा भगवान, मतलब मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ, तो मैं भगवान से कह रही, मैंने कहा भगवान एक दिन ऐसा हो कि मेरा भी आ रहा है कि दिव्या काकरान ये ऐसे खेलों में पदक जीता, कौन से खेलों में पदक जीता। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ही बोल दिया। और अब सच में जब आता है तो मेरे पास तो भेजते हैं। तो एक जीके के क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, जीके के क्वेश्चन को तैयारी कर रहे होंगे कि बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी का नाम, तो उसमें ऑप्शन होगा दिव्या काकरान, तो क्या कर दोगे? राइट। और 2020 में भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि 2020 में कुश्ती की खिलाड़ी किसको अर्जुन अवार्ड मिला। तो जो लड़की खुद ज्यादा पढ़ नहीं सकती, और मैं जब छोटी थी, काफी मोटी थी मैं, तो मुझे लगता था कि मैं पहलवान भी नहीं बन सकती, तो वो लड़की अगर सच्चे मन से कुछ मांग रही है तो भगवान ने वो पूरा कराया, तो भगवान ओलंपिक का मेडल भी जरूर पूरा करेगा। बात मैं बताऊंगा, ये बात है 2009-10 की, और अब चल रहा है 2023, 13 साल। ये कहा जाता है सफल आदमी एक चीज पकड़ता है और उस पर लगा रहता है और उसको प्राप्त करके ही दम लेता है, और असफल आदमी हर 10वें दिन नई चीज पकड़ता है और उसको ना तो वो मिलता और ना कुछ उसको प्राप्त होता। तो टाइम आपको देना है 12-13 साल। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने बताया कि आपका ओलंपिक बचा हुआ है, पीछे मेरे पास ये जनरेशन बैठी है, तो आप इनको कैसे मोटिवेट करोगे? क्या हमारे देश में भविष्य है कुश्ती का? ये जनरेशन तो मेरे से ज्यादा फास्ट चल रही है, मैं सच बताऊं कि मैं भी इनकी जितनी प्रैक्टिस नहीं करती थी, और मुझे इन्हें देख के लगता है, जैसे कि हमारे राजेश कोच हैं, वो जितनी प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो मुझे ये लगता है कि जो राजेश तोमर सर प्रैक्टिस इन्हें करा रहे हैं, ये हमारे राजेश तोमर सर है। तो ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं मैट पे बैठी हुई झूठ नहीं बोलूंगी, कि ये बड़े या छोटे बच्चे में फर्क नहीं करते। पहली बात तो यही है
कि जितनी प्रैक्टिस छोटों करा रहे उतनी बड़ों करा। हम बड़ों को बोल देते कि तुम ये कर लो, क्योंकि इन्हें इतना नहीं पता, फिर इनकी कराते हैं। तो मैं खुद भी सोच रही थी कितने बार कि ये तो मेरे से भी ज्यादा एडवांस चल रहे हैं, ये मेरे से भी ऊपर जाएंगे, इस चीज का मैं लिख के दे सकती हूँ। लेकिन अगर डेडिकेशन, समर्पण, वही मैंने बताया कि टाइम देंगे तभी आप जैसा बन पाएंगे। नहीं, 10वें वैसे दिन ये नया गोल्ड अखाड़े में मेरे से भी ज्यादा आते हैं, बच्चे बहुत ही मेहनती है यहाँ अरे के। कर रही है, कुल मिला के ताली बजा लो अपने लिए। चलिए, अब मेरा 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे रैपिड फायर, एक तरह से आपको जरा ज्यादा लंबा नहीं आंसर देना। पूरे करियर का सबसे ऐसा पल जो आपके सबसे दिल के करीब हो, सबसे ज्यादा आपको पसंद, मतलब से देख के आप खुश हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पल है, पर लेकिन मेरा 2015 में पहला एशिया का गोल्ड आया था, वो मेरे लिए बहुत, एशियन चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, वो मेरा पहला गोल्ड था। कुछ ऐसा जो आप चाहें कि इस पे आपको पछतावा होता है कि हाँ ये चीज मुझसे गलत हो गया, या गेम में, या कुछ ऐसा बताना? हाँ, बहुत ज्यादा पछतावा होता है। मेरा 2013 का पहला, मैं वर्ल्ड फाइनल में पहुंचने वाली थी और मात्र 3 सेकंड थे और मैं हिम्मत हार गई। मुझे पता चला कि सिर्फ 3 सेकंड थे। अपने आप में कोई ऐसी कमी जिसे आप दूर करें कि भाई मैं अब और बेहतर कर पाऊं, या लगता है कि भाई मैं डीमोटिव ज्यादा हो जाती हूँ, डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ? हाँ जी। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, माँ के हाथ का खाना क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? मुझे साग, साग, सरसों सरसों का साग, हाँ मक्के की जी, रोटी। हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नेक्स्ट टारगेट ओलंपिक है। हम चाहते हैं कि आप अपने फादर साहब का, अपने देश, हमारे देश, सभी देशवासियों का सपना पूरा करें, और हम इसी वक्त अगले साल जब भी ओलंपिक आए, यहीं बैठकर आपका इंटरव्यू करें और आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए अपने भार वर्ग में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बस यही आपसे कहना था कि अब कोई बच्चा अगर कुछ इनसे पूछना चाहे, या कुछ बात करना चाहे, या इनके बारे में कुछ कहना चाहे, क्योंकि आप लोग यहाँ से शुरुआत करके आप भी यहाँ आ सकते हैं। और देखना, ताली बजा दो एक बार जोर से। तो जब आप अपने लिए, किसी और के लिए ताली बजा रहे हैं, तो आपके लिए भी कोई ताली बजाए। तो पूछना चाहता है कुछ? नहीं, जैसे मैं अभी आई हूँ अखाड़े में, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे सिर्फ 2 महीने हुए हैं। तो पहले मैं गुरु प्रणनाथ अखाड़े में करती थी दिल्ली, पर जब मेरी शादी हुई मैं यहाँ पे आई, तो एक लड़की की उम्मीद रहती है। मुझे लगता था कि क्या पता मैं और अच्छा ना कर सकूं अब, क्योंकि हर एक चीज चेंज होती है जब शादी होती है। मैं दूसरी जगह पे आई हूँ, मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ, अब मैं मेरठ में आई हूँ। तो पहले मुझे लगता था कि मेरा ओलंपिक में मेडल आ सकता है, पर अब अखाड़े में आने के बाद और राजेश सर की मेहनत के बाद अब मुझे लगता है कि मेरा ये ओलंपिक से गोल्ड मेडल ही लेकर आएंगे। आपकी तारीफ हो रही है, तालियां हो जाए राजेश सर के लिए। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा, बड़ा मुखर हो। आप मेरठ में नहीं, आप मेरे मूल गांव में आई हैं। ये मेरा गांव है। मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता हो, सर की बहुत अच्छी अकेडमी चल रही है जी। नित्य आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो गोल्स है आप उसे अचीव ही करेंगे। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर मी। बस मैं ये कहूंगा लास्ट में, आप भी समझ जाइएगा, सपने तेरे हैं तो पूरा करने की जिम्मेदारी भी तेरी हो। सपने तेरे हैं तो पूरा करने की जिम्मेदारी भी तेरी हो। तब तब कर चमक उठेगा सोने सा तो एक दिन, तब तब कर चमक उठेगा सोने सा तो एक दिन, भले उसमें थोड़ा देरी हो। ताली तो बजा दो भाई। ये बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं कुछ। तो यही तो निकलवाना है आप लोगों से। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था कि भाई डाइट की बात चल रही थी कि हम ये खाते हैं वो खाते हैं। डाइट अपनी जगह, एक दिल में जज्बा, जोश, जुनून, वो अपनी जगह, वो जरूर हो। आज की इंस्पायरिंग स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो मोहित पवार अमरजेट को जरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इन्हीं तरह की स्टोरीज के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। सत्यम रेसलिंग अकेडमी से मैं मोहित पवार, दिव्या काकरान के साथ मैं आपसे बात कर रहा था इंस्पायरिंग स्टोरी में। धन्यवाद।